Hello students, this is Darjan, a faculty from Rajki Engineering College, Manpuri. This is the third lecture of unit 2nd of advanced structure analysis. Okay, basically in this unit we will understand about the indeterminate structure analysis, indeterminate structure. Okay, so हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में देखा, तो इस यूनिट में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में भी देखेंगे, लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर्स मीन्स इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना चुके हैं पिछली दो क्लासेस में. अब हम आर्चेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है. लेकिन आर्चेज हम जानते हैं कि आर्चेज कुछ आर्चेज इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर खुद ही होते हैं, उनके एनालिसिस हम नहीं पढ़ते हैं डायरेक्टली. तो पहले हम जो इंडिटरमिनेट आर्चेज होते हैं उनके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे. देन हम उन आर्चेज के बारे में हम बात करेंगे, उन आर्चेज की ILD बनाएंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उन आर्चेज को ILD मेथड से हम सॉल्व करेंगे. सो अगर हम हिंजेस आर्च की बात करें तो आर्च बेसिकली एक कर्व स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली हमको हेल्प करता है मूवमेंट के रिडक्शन में, जिससे मूवमेंट किसी भी पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, जिससे वो लोड को ज़्यादा हद तक बियर कर सकता है. सो अगर हम आर्चेज की बात करें तो आर्चेज डिटरमिनेट आर्चेज की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लासेस में सोम या स्ट्रक्चर एनालिसिस में 3 हिंज आर्च को पढ़ा था और 2 हिंज आर्च के बारे में थोड़ा सा देखा होगा, बट उसकी एनालिसिस नहीं की होगी क्योंकि उसकी वो एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है. अगर 3 हिंज आर्च की बात करें तो 3 हिंज आर्च बेसिकली एक सपोर्ट पे 2 हिंज सपोर्ट होते हैं और सेंटर राइज पर बेसिकली एक इंटरनल हिंज होने के कारण वो बेसिकली एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है. मीन्स इसमें अगर 2 और -1 तो ये 3 और 3 से माइनस करके एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर पाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें आगे की, अगर हम बात करें दूसरे आर्चेस की, जैसे 2 हिंज आर्चेस की, तो 2 हिंज आर्च में ये सेंटर पे जो बात करते हैं, सेंटर पे हमारी इंटरनल हिंज नहीं होती है. सेंटर पे इंटरनल हिंज नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर हमारा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है और उसको हम किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन स्ट्रेन एनर्जी मेथड और कॉलम एनालॉजी मेथड, जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं. बेसिकली हमें क्या निकालना होता है, मेन हमारा पर्पज़ होता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकालना, HA की वैल्यू निकालना, तो वो हम निकाल लेते हैं, और मूवमेंट की वैल्यू निकालना वो भी हम निकाल पाते हैं. ठीक है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम एक बार इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, मीन्स इंडिटरमिनेट आर्चेस की बात कर लेते हैं. तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट आर्चेस. द फर्स्ट वन इज अ 2 हिंज आर्च, जो हमारे पास दिख रहा होगा, जो एक इंडिटरमिनेट आर्च है विद इंडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ 1, क्योंकि 4 - 3 1, ठीक है, तो 1 होती है. ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है होती है. दूसरा हमारे पास इंडिटरमिनेट आर्च होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड आर्च. अब यहाँ पर फिक्स नाम सुनाई दे रहा हो तो आपको बात समझ में आ रही होगी. फिक्स का मतलब है कि वहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट्स हमारे पास हिंज ना हो के फिक्स सपोर्ट होते हैं. अब फिक्स सपोर्ट होते हैं तो वहाँ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 6 + 6 3 + 3 - 3 = 3, बेसिकली 6 - 3 3 हो जाता है. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 3 हो जाती है, जिससे वो स्ट्रक्चर और इंडिटरमिनेट हो जाता है. लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे. तो उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसके बारे में सॉल्व करते हैं. इस क्लास में बेसिकली हम 2 हिंज आर्च के बारे में बात करेंगे और 2 हिंज आर्च का एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम HA की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अल्टीमेटली. ठीक है, उसको हम करेंगे इस क्लास में बेसिकली कॉलम एनालॉजी मेथड से. बेसिकली सिमिलर है स्ट्रेन एनर्जी और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, सिमिलर आंसर आते हैं, लेकिन हम कॉलम एनालॉजी मेथड को देखेंगे और जो आंसर फाइनल आ रहा है उसको निकालेंगे. वही आंसर हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आता है. ओके, तो फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं. 2 हिंज आर्च एक आर्च है जिसमें बेसिकली जिसमें 2 हिंज सपोर्ट होते हैं. हिंज सपोर्ट होने के कारण एक इंडिटरमिनेट आर्च की तरह में फॉर्म हो जाता है. तो सॉल्व करते हैं. तो हम ये बात करने वाले हैं कॉलम एनालॉजी मेथड में. तो कॉलम एनालॉजी मेथड में हम निकालने जा रहे हैं HA की वैल्यू या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू को. तो ये एक इंडिटरमिनेट आर्च है, मीन्स तो इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बना सकते हैं हम किसी एक सपोर्ट को
और किसी एक सपोर्ट को रूलर में कन्वर्ट करके, ठीक है, रूलर में कन्वर्ट करके, तो अब हम इस आर्च में किसी भी पॉइंट पे इस आर्च का बेसिकली आर्च का हम कॉलम एनालोगस कॉलम बनाते हैं। एनालोगस कॉलम हम एक बनाते हैं जो बेसिकली इनफाइनाइट एरिया का होता है। तो एनालोगस कॉलम बनाते हैं और किसी भी एक पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट कितना आ रहा होगा, ठीक है। लेट्स से द मूवमेंट एट एनी पॉइंट इन द आर्च इज म्यू एक्स, मान लेते हैं। द मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट ओके, म्यू एक्स मान लेते हैं। तो हम इसको इसमें हम रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज अ वर्टिकल रिएक्शन आर ए इन अ वाई डायरेक्शन, यहाँ पर आ रही होगी। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रही होगी आर ए एक्स। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल आ रही होगी। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी आर बी बाय, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही होगी आर बी एक्स, ठीक है। हमारे उस पर लोड लग रहा होगा, मान लेते कोई लोडिंग लग रही है जिस कारण से रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही हैं। तो चार रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, चार में से तीन को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मदद कर फाइंड कर सकते हैं, बट एक को नहीं कर सकते हैं। उसे एक को हम कॉलम एनालॉजी मेथड से करेंगे। तो इस आर्च का बेसिकली हम एनालॉगस कॉलम बनाते हैं जो इनफाइनाइट एरिया का होता है। तो इसको इनफाइनाइट एरिया का बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं सिंपल। ओके, look, this is point A and this is point B, ओके। लेट्स से एनालॉगस कॉलम में क्या होता है, जो हमारे पास विड्थ होती है कॉलम की वो बन जाती है 1/EI, ओके, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट का, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस विल एज्यूम एज ए डी एस और कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, ओके। दिस इज एनालॉगस कॉलम, हम इस सिंपल स्पान का बना लिया है। तो ये हमारे पास 2 इंच आर्च है, इसको लिख देते हैं एनालॉगस कॉलम सेक्शन। दिस इज a 2 hinge arch, ओके। नाउ अब हमने क्या माना है कि हमने माना है कि मूवमेंट किसी पॉइंट पे एनालॉगस कॉलम किसी पॉइंट पे जो मूवमेंट की वैल्यू है, मूवमेंट विल बी द म्यू एक्स। सो इस मूवमेंट के कारण, किसी मूवमेंट के कारण द लोडिंग ऑन एनालॉगस कॉलम क्वेश्चन एट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू द म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई, सेक्शन के हिसाब से डी एस इंटू ई आई। सो इस मूवमेंट के कारण तो अगर लिख सकते हैं द लोडिंग on analogous column section
एट अ पॉइंट इक्वल टू म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई। इसी पॉइंट पर अगर लोडिंग की बात करने जा रहे हैं, तो अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं और किसी एक सेक्शन पर जो लोडिंग की वैल्यू है वो म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई है, तो अगर हम टोटल लोडिंग की बात करें तो कैसे निकलेगी? तो टोटल लोड हमारे बेसिकली अगर एक पॉइंट का हमारे पास लोडिंग पता हुआ, टोटल लोडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो अगर टोटल लोडिंग हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल लोड अगर कॉलम फाइंड आउट करना है, तो टोटल लोड ऑन अ कॉलम हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई with the integration limits starting from A to B. This is a total load on a column. Okay. उसी तरीके से अगर हम मूवमेंट की बात करें, टोटल मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट ऑफ लोड के मूवमेंट की बात करें अबाउट ए बी, वो क्या बन जाएगा? तो हम एक डेप्थ कंसीडर करते हैं y, क्योंकि लोड मूवमेंट क्या होता है? लोड इनटू वो डिस्टेंस या डेप्थ। तो हम एक वर्टिकल डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट हमारे वर्टिकल के हिसाब से आएगा, मीन दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स। तो अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी सेक्शन के अबाउट हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लोड म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई इंटू वाई, यानी कि म्यू एक्स इंटू वाई डी एस अपॉन ई आई, लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, ठीक, ओके। और अगर हम एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम की बात करें, यहाँ पर लिखा नहीं था, तो हमने क्या स्टार्टिंग क्या बोला था कि एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम कितना मानते हैं? इनफाइनाइट। तो एरिया ऑफ column will be equal to the infinity, and the moment of inertia of analogous column की बात करें तो this is called as the first moment of inertia। या बात करें तो moment of inertia हमारे पास निकल जाएगा सिंपल b to a, सभी जानते हैं हमने निकाला है, y स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, दिस इज ए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास सारे टर्म निकल चुके हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है एच ए की वैल्यू को, ध्यान से देखेंगे हम एच ए की वैल्यू को, लेकिन एच ए की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो अगर हमारे पास किसी पॉइंट पर एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो उसके कारण जो स्ट्रेसेस आ रही होंगी, स्ट्रेसेस किसी पॉइंट पर ड्यू टू द एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रही होंगी, तो वो कितनी होंगी? तो हम आरसीसी में बात करें तो या किसी भी पॉइंट पे बात करें, सो में अभी हम पढ़ के आए हैं, तो किसी पॉइंट पे अगर एक्सियल फोर्स और मूवमेंट दोनों आ रहा है, उसके कारण जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास हो जाती है सिग्मा इज इक्वल टू दैट स्ट्रेस पी बाई ए, एक्सियल स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सियल फुल लोड प्लस स्ट्रेस ड्यू टू द मूवमेंट एम बाई अपॉन आई, हमने देखा था, ठीक है। तो हमने बेसिकली पी की वैल्यू निकाल ली है, ए की वैल्यू इन्फिनिटी है, एम की वैल्यू निकाल ली है, वाई हमको पता है, आई की वैल्यू निकाल ली है हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन से, ये सारी वैल्यू निकली हुई है। उन सभी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो एक्सप्रेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ एच। बेसिकली एक स्ट्रेस की वैल्यू पता पड़ेगी, स्ट्रेस की वैल्यू को हम एक मूवमेंट इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें अल्टीमेटली एच की वैल्यू को फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। सिंपल, तो हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो सिग्मा यहाँ पर है, सिग्मा विल इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पी की वैल्यू देख लेते हैं, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? पी की वैल्यू हमारे पास है लोड, दिस इज पी, कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई फ्रॉम ए टू बी, लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई। ए की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। सो किसी के अपॉन में इन्फिनिटी होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/0, इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी है, 0 पर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एम की वैल्यू हमारे पास है ए टू बी, एम कितनी वैल्यू है हमारे पास? एम की वैल्यू यहाँ पर है, दिस इज मूवमेंट, दिस इज एम, कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी म्यू एक्स बाई इंटू डी एस अपॉन ई आई, लिख देते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी म्यू एक्स वाई इंटू डी एस अपॉन ई आई, ओके, इंटू वाई। तो वाई का वाई में मल्टीप्लाई होगा इंटू वाई डिवाइडेड बाई
जो आई की वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए टू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको, दिस इज नॉट फ्रॉम बी टू ए, दिस इज ए टू बी। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। तो यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। ओके, ये वाई अलग रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, दिस टेंड्स टू बी जीरो, तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास केवल ये बचेगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को बेसिकली हम ऐसे की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब अगर हम बात करें ओके, ठीक है, ऐसे की वैल्यू निकालनी है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड मूवमेंट किसी पॉइंट पर, अगर हम किसी पॉइंट पर सेकंड मूवमेंट की बात करें, सेकंड मूवमेंट की बात करें किसी पॉइंट पर जो हमने निकाला था, अगर सिंपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास आर्च है, ये हमारे पास आर्च है, किसी पॉइंट पे मूवमेंट की बात, दिस इज एच ए, दिस इज एच ए, और कोई स्ट्रेस लग रही हो यहाँ पर, म्यू एक्स मूवमेंट है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अल्टीमेटली मूवमेंट की बात करें एम एक्स की, तो हमारे पास कितना निकलता है, मूवमेंट निकलता है उस पॉइंट पे लगने वाला मूवमेंट माइनस दिस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इनटू वाई, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है एच जिसके कारण उस पॉइंट पे मूवमेंट की रिड्यूशन होता है, इसीलिए हम आज को यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा फंडा है इस एच ए के फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ एच ए। तो किसी ए बाई किसी भी स्ट्रेस, किसी भी बेसिकली आर्च की बात कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना चाहें तो मूवमेंट हम एच ए इंटू वाई करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम बात लिखना चाहें फाइनल वैल्यू को, ठीक है। तो अगर हम सेकंड या मूवमेंट को लिखना चाहें, मूवमेंट हमारे पास सेकंड होगा तभी नेगेटिव है, मीन्स वो अल्टीमेटली नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखना चाहें द नेट सेकंड मूवमेंट एट एनी पॉइंट movement at any point x comma y in an arch is given by mx will equal to the mu x minus sigma, that is stress, ठीक है। and sigma is a value of mu x minus h into y, सिंपल, ठीक है। सिंपल अब वैल्यू पुट करते हैं, मूवमेंट की स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रखी है, तो सिग्मा हम इसको इसके बराबर कर देंगे, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी मीन्स सिग्मा इक्वल टू एच वाई, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास आएगी ये वाली। तो अल्टीमेटली अगर h की वैल्यू हम लिखना चाहें यहाँ पर, h की वैल्यू लिखना चाहें यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट h है will become integration of a to b mu x y ds upon ei divided by integration of a to b y square ds अपॉन ई आई, ओके। बट ये एक एक्सप्रेशन हो गया सिंपल निकालने का, बट अगर हम जनरलाइज फॉर्म की बात करें
जनरलाइज फॉर्म का मतलब हम अगर लार्ज स्पान की बात करें इसमें अदर इफेक्ट्स भी कंसिडरेबल हों। अदर इफेक्ट्स का मतलब है कि थर्मल कोफिशिएंट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को भी इंक्लूड कर रहे हैं उस केस में, और हम बेसिकली और भी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन अगर बात करें तो जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से निकलेगा, एच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी म्यू एक्स वाई डी एस अपॉन ई आई, प्लस हमारे पास एक अलग टर्म निकलेगा जिसमें थर्मल कोफिशिएंट मीन्स टेम्परेचर का इफेक्ट भी कंसिडरेबल होगा, मीन्स अल्फा एल टी। ओके, डिवाइडेड बाई दिस एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, प्लस एक स्लोप या एरियल एक्सियल डिफॉर्मेशन का टर्म भी आएगा, ए टू बी डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए ई। जहाँ पर इन टर्म्स की वैल्यू मैं लिखना चाहूँगा, अगर हम बात करें अल्फ़ा, अल्फ़ा सभी जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जहाँ अल्फ़ा thermal expansion, okay, T change in a temperature, ठीक, area is a cross section area of rib, theta is the inclination of arch with a horizontal axis. If it is an inclination that we add this term also, okay, theta is an inclination of arch axis with a horizontal at any section, okay, E मॉडुलस वेलोसिटी सभी जानते हैं। तो दिस इज बेसिकली एक्सप्रेशन। जनरली ये एक्सप्रेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब सारे कंडीशंस हमारे पास हों तब। अगर हमारे पास कोई इंक्लिनेशन है तो ये टर्म ऐड कर देंगे, अगर कोई थर्मल एक्सपांसन है तो ये टर्म ऐड कर देंगे, अगर दोनों चीज़ें हैं तो सारा कुछ ऐड कर देंगे और उसको हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को निकाल पाएंगे। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केस में हम इस एक्सप्रेशन से, पहले वाले एक्सप्रेशन से किसी भी ट्रस्ट में हॉरिजॉन्टल एक्शन को निकाल पाते हैं। ओके, सो ये हमारे पास बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। लेकिन एक कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इंक्लिनेशन है, रिव का इफेक्ट हम देख रहे हैं, रिव शॉर्टनिंग की इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड होगी तो उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास 3% तक रिड्यूस हो जाता है, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है लेंथ या डेप्थ ऑफ रिव के लिए, रिव की लेंथ और लेंथ के लिए। रिव मीन्स जो थिकनेस की बात हम कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने आज 2 इंच आर्च के एक्सप्रेशन को देखा, 2 इंच आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के एक्सप्रेशन को देखा, उसके बारे में एक बार बात और कर लेते हैं। तो 2 इंच आर्च बेसिकली इंडिटरमिनेट आर्च होता है, जिसमें डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 होती है, ठीक। इसको हम किसी भी इन तीनों मेथड में से निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन सेम आता है। तो हमने 2 इंच आर्च का एक्सप्रेशन हमने बेसिकली कॉलम एनालॉजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो कॉलम एनालॉजी मेथड क्या है? कॉलम एनालॉजी मेथड में बेसिकली हम एक एनालॉगस कॉलम बनाते हैं। एनालॉगस कॉलम क्या होता है? जिसका एरिया इनफाइनाइट होता है और हम ए से बी में जाते हैं, ठीक है। तो हम कॉलम एनालॉगस कॉलम में मानते हैं किसी पॉइंट पर जो मूवमेंट आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, दैट मूवमेंट विल बी म्यू एक्स। जिसका जो लोडिंग आ रही है किसी भी पॉइंट के सेक्शन पे हो जाएगी म्यू एक्स डी एस अपॉन ई आई, ठीक, डी एस ए आई। सो द टोटल लोड ऑन अ column becomes the mu x ds upon ei. Total movement about the AB section is mu x y ds upon ei integration of a to b, and the movement of area is a to b y square ds, and the area of column analogous column will be as infinite. So ठीक है, अब किसी भी कॉलम पे स्ट्रेस आने के चांसेस हैं, तो स्ट्रेस यहाँ पर
लोड और मूवमेंट दोनों कारण आ रही है, तो जनरलाइज फॉर्म अगर लिखना है तो जनरलाइज फॉर्म हमारे पास हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए प्लस एम बाई आई। तो हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो ये पहला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी डिवाइडेड में है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो कुछ तरीके से आएगी। और तो नेट मूवमेंट की बात करें किसी पॉइंट पर, वो हमारे पास हो जाएगा एम एक्स इक्वल टू म्यू एक्स माइनस सिग्मा, या बोल सकते हैं एम एक्स इक्वल टू म्यू एक्स माइनस एच वाई। तो सिग्मा और म्यू एक्स बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एच वाई। तो एच वाई पुट करने पर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से आपके सामने लिख जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है। अगर जनरलाइज की बात करें जिसमें एरिया ऑफ रिव को भी कंसिडर करते हैं, डेप्थ ऑफ रिव को भी कंसिडर करते हैं, और हम थर्मल एक्सपांसन को भी कंसीडर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी जिसमें जिसमें बेसिकली रिब का कंसिडरेशन होने के कारण जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू वो 3% तक कम हो जाती है और अल्फा के कारण वो बढ़ जाती है। तो दिस इज बेसिकली जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन अ 2 hinge arch. Okay, so this is all about today's lectures. Thank you for watching the lecture. Thank you.